आज का दिन भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। आज के दिन ही 1952 को भारत के संविधान के तहत लोकसभा की पहली बैठक हुई थी। इस परिस्थिति में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब प्रांत के हालात को देखकर पोस्ट पोल रेट्रीब्यूटिव वायलेंस जब मैंने चारों तरफ देखा, बंगाल रक्त रंजित हो रहा था, लोगों के घर जलाए जा रहे थे, हत्या हो रही थी, निर्मम चोटें पहुंचाई जा रही थी, महिलाओं लड़कियों के साथ इनडिस्क्राइबेबल एट्रोसिटीज हो रही थी, पूरे प्रांत में लॉलेसनेस का वातावरण था। तो मैंने मेरे शपथ को ध्यान में रखते हुए कि ये मेरा दायित्व है कि प्रांत में मैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करूं, प्रोटेक्ट करूं, डिफेंड करूं और जनता की सेवा करूं। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 159 में लिखा है और 30 जुलाई 2019 को ये मेरी शपथ है। जब मैंने ये कहा कि मैं राज्य के ऑल अफेक्टेड एरियाज में जाऊंगा, जहां वायलेंस हुआ है, जहां लोग पीड़ित रहे हैं, और राज्य सरकार को इसकी सूचना दे दी, तो माननीय मुख्यमंत्री का एक पत्र आया। उसमें उन्होंने कहा कि राज्यपाल बिना सरकार की इजाज़त के नहीं जा सकता। मैं दंग रह गया, मैं आश्चर्यचकित रह गया। हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? क्या एक प्रशासनिक आदेश जिसके न तो सर है न कोई टांग है, जिसका न कोई विधिक आधार है, वो बाबा साहेब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान को गड्ढे में डाल सकता है? मैंने मुख्यमंत्री जी को लिखा, आपका सोच गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आपकी शपथ यह है कि आप संविधान की मर्यादा में काम करेंगे। और मैंने मेरी यात्रा शुरुआत कर दी। मैंने जानकारी ली थी कि राज्य के हालात कितने भयावह हैं, कितने चिंताजनक हैं, और यहां आकर जो मैंने देखा, मैं गलत था। जो सोचा था उसे कई गुना ज्यादा चिंता स्थिति है कि आप लोगों के चिंतन का विषय है, मेरे लिए चिंतन का विषय है, प्रजातंत्र में सोचने वाले हर व्यक्ति के लिए चिंतन का विषय है कि हाल में चुनाव 4 राज्यों में हुए और 1 यूनियन टेरिटरी में हुए। यह हिंसा पश्चिम बंगाल में ही क्यों है? पश्चिम बंगाल अकेला रक्त रंजित क्यों है? किसी भी और प्रांत और यूनियन टेरिटरी में ऐसा क्यों नहीं है? आसाम में तो सरकार रिपीट की गई है, तमिलनाडु में बदलाव हुआ है। बदलाव हो से कंटिन्यूटी हो, वहां सब काम संजीदगी से होता है, और यहां रक्त रंजित क्यों है? ये प्रश्न मेरे से लोग पूछते हैं। इसका मैंने आकलन किया। चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री का रवैया अमर्यादित रहा, प्रजातंत्र के श्रेष्ठ सिद्धांतों के विपरीत रहा। आप सबको पता है, आप मीडिया के जागरूक व्यक्ति हैं,
मुख्यमंत्री ने क्या कहा, सेंट्रल फोर्सेस कब तक रहेंगी, सबको बाद में देख लूंगी। कितनी बड़ी चेतावनी है, अपने कार्यकर्ताओं को कितना उकसाया होगा। एक जिम्मेदार पद पर व्यक्ति, राजनीति के अंदर अच्छा स्थान रखने वाला व्यक्ति क्या इस प्रकार का बयान दे सकता है कि जब सेंट्रल फोर्सेस चली जाएंगी आपको कौन बचाएगा। भारत का संविधान इस प्रकार के आचरण की इजाजत नहीं देता है। दूसरा, उन्होंने क्या कहा, अपने वर्कर्स को उकसाया, खास तौर से महिला वर्कर्स को, कि सेंट्रल फोर्सेस के खिलाफ आप यूटेंसिल्स ले लें, प्रदर्शन करें। सेंट्रल फोर्सेस कौन? जिनको भारत के इलेक्शन कमीशन ने इनवाइट किया है संजीदगी से चुनाव कराने के लिए। क्या यह हो सकता है? तीसरा, आपके यहाँ शीतलकुची में यह घटना हुई, मौत किसी भी कारण से हो, दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उस विषय में नहीं जाना चाहूँगा, पर बिना समय गंवाए हुए मुख्यमंत्री ने इसे जेनोसाइड कहा, कोल्ड ब्लडेड मर्डर कहा, एक संकल्प लिया देख लूंगी। और पूरे प्रांत में जो हो रहा है उस पर उनकी चुप्पी से मैं बहुत परेशान हूं। दुनिया भर से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि जो पोस्ट पोल रेट्रिब्यूटिव वायलेंस है, इसकी मूल जड़ क्या है? इसकी मूल जड़ है उन लोगों को सबक सिखाना, उन लोगों को सदा के लिए चौकड़ी भुला देना कि आपने प्रजातंत्र में अपने हिसाब से वोट क्यों दिया। ये पूरा घटनाक्रम डेमोक्रेसी को शर्मसार करता है। प्रजातंत्र जिंदा एक ही बात के लिए है कि हर व्यक्ति को अपने विवेक के अनुसार अपने वोट देने का अधिकार है। जब उस व्यक्ति को वोट देने के लिए इतना दंडित किया जाता है कि उसे मौत मिलती है, चोट मिलती है, बलात्कार का शिकार होना पड़ता है, इंडिग्निटीज का शिकार होना पड़ता है, लूट एंड आर्सन को फेस करना पड़ता है, और अब तो हालात यहाँ तक बदतर हो गए हैं कि रहने के लिए एक्सटॉर्शन टैक्स, व्यापार करने के लिए एक्सटॉर्शन टैक्स की परंपरा शुरू हो गई है। ये पूरा का पूरा मामला विश्व की सबसे बड़ी प्रजातंत्र के लिए पश्चिम बंगाल में चुनौती बने, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। पश्चिम बंगाल, अ लैंड ऑफ कल्चर। रवीन्द्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था? Where mind is without fear and head is held high। किसी का भी माइंड आज के दिन विदाउट फियर नहीं है और शर्तो शर्म से झुक रहा है। आज के दिन जब मैंने आज जो कुछ देखा, मेरे आंखों में आज कोई आंसू नहीं है। हेलीकॉप्टर से उतरते ही और यहाँ आने तक लगातार मैं लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। जो मैंने देखा उतना आप लोगों को नहीं बता पाऊंगा, उतनी मेरी हिम्मत नहीं है, मेरे शब्द मेरी मदद नहीं कर सकते। पर जब एक दादी मुझे कहती है कि बेटी की शादी के लिए, पटपोती की शादी के लिए
जो सामान इकट्ठा किया गया था उसको लूट ले गए। जब एक लड़की मेरे को आंखों में देखकर कहती है, सर आप आ गए, वो फिर आएंगे, आप आ गए, वो फिर आएंगे, इतना बड़ा डर, इतना आतंक मैं कल्पना नहीं कर सकता। मचाई है वो मैंने देखी है। किसी की दुकान है पूरा बर्बाद कर दिया, तोड़ दिया, मरोड़ दिया, ले गए, और जो नहीं बचा उसको डिस्ट्रॉय कर गए। आज भी भारी संख्या में लोग किसी भी परिस्थिति के अंदर रात को अपने घर में नहीं रहते हैं। आखिर उनका गुनाह क्या है? वो क्रॉस फायर में आ गए हैं पुलिस और रूलिंग पार्टी के वर्कर्स का। मैंने खुद ये नज़ारा देखा है। मैं सोच नहीं सकता कि ऐसा हो सकता है क्या। दीनहाटा में राज्यपाल की गाड़ी को रोक दिया जाता है। उनकी संख्या 1 दर्जन से कम थी। पुलिस उनके डर से थी, इन मोर्टल फियर ऑफ दीज रोग्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। उनकी एक बहुत बड़ी योजना मैंने नजर आई तो मैं गाड़ी से उतरा। उनका उद्देश्य साफ मुझे नजर आ रहा था। पुलिस तो खड़ी है, and they had a mind and design against my security people. वो सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस के। मैंने उतरकर फिर चेताया, इसी को कहाँ हो, ये हालात हैं, ये बहुत चिंताजनक है। और इस प्रकार से मुझे लगता है कि प्रांत में कानून का राज नहीं चल रहा है। प्रांत में लॉलेसनेस है। प्रांत में जिस किसी ने भी रूलिंग पार्टी को वोट नहीं दिया उसको सबक सिखाने का एक अभियान चल रहा है। मेरे कानों में ये बात आई है कि इसकी सेकंड वेव आएगी। मैं चिंतित हूँ। मैं मीडिया के माध्यम से सरकारी तंत्र को आगाह करना चाहता हूँ। ये बात ज़्यादा निराधार नजर नहीं आ रही है। जैसे कोविड की सेकंड और थर्ड वेव है, उसी तरीके से पॉलिटिकल वेंडेटा, उन लोगों को सबक सिखाना जिन्होंने प्रजातंत्र में सांस लेकर उनका विरोध करने की हिम्मत क्यों दिखाई, वो सेकंड वेव के शिकार होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ और मीडिया से अपील करता हूँ, आप अपना दायित्व निभाएंगे तो निश्चित रूप से डेमोक्रेसी में कुछ सांस यहाँ आएगी। मैं जितना देख रहा हूँ ऐसा मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। मैं अपने आप से पूछता हूँ, बंगाल में इतना कुछ हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है, बच्चियों के साथ क्या कुछ नहीं हो रहा है। जब मैंने आपको कहा कि मैं नहीं बताऊंगा बहुत बातें, पर कहाँ है वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस? कहाँ है वो लोग जो हमें मानव अधिकार के पाठ पढ़ाते रहे हैं? मेरा आपसे अनुरोध है, इतिहास राज्यपाल को नहीं बख्शेगा, इतिहास मुख्यमंत्री को भी नहीं बख्शेगा।
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को भी नहीं बख्शेगा, आपको भी नहीं बख्शेगा। आप लोग भी अपना कलेजा टटोलिए। इतना देखने के बाद जब मैं अखबार पढ़ता हूँ तो मुझे सब फील गुड नज़र आता है, ऑल इज वेल नज़र आता है। हम कहाँ रह रहे हैं? लोगों की पीड़ा समझिए। आज़ाद हिंदुस्तान में 70 साल के बाद ऐसा घृणित कार्य हमारी आंखों के सामने हो और हम निर्जीव बने रहें, ये मानव जाति के ऊपर कलंक होगा। उन लोगों को भी कहिए जो आप अच्छा काम करते हैं और आपका हाथ बांधते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब मेरी दादी की उम्र की महिलाएं जब मेरे पाँव में पड़ जाती हैं, उनके आंसू थमते नहीं हैं। जब मेरी बेटी की बराबर की लड़की मेरे को क्या कहती है, दे आर इन क्रॉस फायर, कैसे बचेंगे? रूलिंग पार्टी के वर्कर्स एंड लोकल पुलिस, उनका नज़ारा मैंने आज देख लिया है। राज्यपाल के सामने उनका ये तांडव नृत्य हो सकता है, आपको आश्चर्य होगा। वो आईसी कहता है, सर आपको तो उधर जाना था। अरे मुझे किधर जाना था ये आपके पायलट को पता है। इतनी बड़ी सुरक्षा में चूक क्यों कि हालात को सुधारने के लिए मुझे उतरना पड़े? मैं आपके माध्यम से एक प्रश्न डालना चाहता हूँ सबके चिंतन के लिए। ये कौन सी राजनीति है तो समाज को रक्त रंजित करती है? ये कौन सा दृष्टिकोण है जो राज्यपाल को मुट्ठी में रखना चाहता है? ये कौन सा व्यवहार है? टकराव टकराव टकराव। आखिर प्रजातंत्र में टकराव कब तक चलेगा? राज्यपाल से टकराव, केंद्र से टकराव, सेंट्रल फोर्सेस से टकराव, सेंट्रल एजेंसी से टकराव, चुनाव आयोग से टकराव, हर चीज में टकराव। क्या पश्चिम बंगाल संविधान से नहीं बंधा हुआ है? मैं कहता हूं आपको बंधा हुआ है। ये सब चीजें एक सीमा तक की बर्दाश्त हो सकती हैं। मुझे लगता है कि अब हर व्यक्ति को जो थोड़ा भी प्रजातंत्र में विश्वास रखता है, अपने विवेकपूर्ण तरीके से अपना मत बनाए और जिन लाखों लोगों ने आज़ादी के लिए शहादत दी है, उनको दृष्टिगत रखते हुए अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। एक ऐसा नैरेटिव चालू करते हैं और मीडिया उसको पिकअप करता है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने क्लीन चिट दे दी। मुझे तो वो क्लीन चिट कहीं दिखाई देती नहीं है। मैंने तो काफी अध्ययन किया, उच्च न्यायालय की प्रोसीडिंग्स देखी, लगातार ये हो रहा है और मीडिया कोई प्रश्न नहीं पूछता है। मुख्यमंत्री के पत्र का मैं जवाब देता हूं, मेरा जवाब नदारद है। आखिर कब तक प्रजातंत्र की सांसों को आप चूसते रहेंगे? प्रजातंत्र को खत्म करने में योगदान देते रहेंगे? ये आज के दिन हर व्यक्ति के सामने प्रश्न है। मेरा टकराव में कोई विश्वास नहीं है। मैंने मुख्यमंत्री को कहा है, संविधान के दायरे में मैं हर संभव सहयोग देने को तैयार हूं। संविधान के दायरे में
मैं प्रथम सेवक होने के नाते कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। मैंने मेरी तरफ से प्रयास में कोई कमी नहीं रखी है। 10 दिन हो गए, 3 मई इसलिए कहता हूं कि 3 मई को मुख्यमंत्री को वो सब अधिकार प्राप्त थे जो उसको 2016 से लेकर मॉडल कोर्ट तक थे। शी वॉज अ फुल फ्लेजेड चीफ मिनिस्टर ऑन 3 मई। 10 दिन में क्या हुआ मुझे आप बताइए। कूच बिहार के एसपी को शपथ लेने के कुछ घंटों में सस्पेंड किया। मैं उस पर टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा, होगा उनका विवेक, व्यवस्था उसका ध्यान देगी। क्या प्रांत में कहीं कुछ और हुआ? मैंने मुख्यमंत्री से बहुत आग्रह किया, बड़ी विनती की। तब दुनिया भर से लोगों ने मेरे को कहा, राज्यपाल आप कर क्या रहे हैं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, देश की बात छोड़ दीजिए, प्रांत की छोड़ दीजिए, उन लोगों ने कहा। कईयों से मैंने फोन पर बात की। तो मुझे बताइए, ऐसी परिस्थिति में मैं क्या करता? मैंने मुख्यमंत्री को कहा, आप एक टफ मैसेज दीजिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन में यदि कोई वायलेशन हो गया है, आप उत्तरदायी होंगे। नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। जब मेरे से मिलने आई तब मैंने कहा कि मेरे सामने नैरेटिव बंद कर दीजिए, ऑल इज वेल। ऑल इज नॉट वेल, नथिंग इज वेल। हर एरिया के अंदर बड़ी भारी समस्या है। हजारों की संख्या में लोग अपना घर चले गए हैं, बाहर चले गए हैं, दूसरे प्रांत में जाकर लिया है। मैं कल जा रहा हूं। मेरा उद्देश्य वहां कुछ नहीं करने का, सिवाय एक बात, आइए प्रांत में रहना है। प्रांत से पलायन करना अच्छी बात नहीं है। हालात कितने विकट हो चाहिए, हमने देखा इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। देश के एक दूसरे प्रांत में देखा है। हम ये संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे सकते। मैं जाऊंगा, हाथ जोड़ूंगा, पांव पकड़ूंगा, उनको कॉन्फिडेंस दूंगा कि आपका प्रथम सेवक आया है। आई विल इंश्योर देयर सेफ्टी। मुझे आज लोगों ने जो कहा कि जहां जहां आप गए हैं अब वहां रात से कहर चालू हो जाएगा। यद्यपि मैंने यहाँ के एसपी और जिलाधीश को बुलाया था, वो नहीं आए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं? क्या उनका आचरण सही है? इट इज अ मेजर मिसकॉन्डक्ट बाय देम। और वो क्यों नहीं आ रहे हैं? पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रांत है जहां ये बड़े अधिकारी IAS और IPS कठपुतली बन गए हैं, पॉलिटिकल वर्कर्स बन गए हैं। दे आर seriously injuring the reputation of the service to which they belong. Good conduct is expected of them. Disciplined conduct is expected of them. मैंने चीफ सेक्रेटरी को आगाह किया था। इट इज मेजर फेलियर ऑफ द चीफ सेक्रेटरी। मैंने DGP को आगाह किया था। इज मेजर फेलियर ऑन हिज पार्ट ऑल्सो। मैंने डायरेक्टर सेक्रेटरी को भी आगाह किया था। इफ दिस इज द स्टेट ऑफ अफेयर्स, आई एम अ वरीड मैन। I will try to have dialogue with the Chief Minister. I will try to persuade her to open her eyes, to understand gravity of the situation. We are cliffhanging. हम संविधान को भूलकर पता नहीं कौन से रास्ते चले गए हैं। हमारा प्रांत कोविड और पोस्ट पोल वायरस दोनों से लड़ रहा है। दोनों ही लड़ाई में
नेगेटिविटी का कोई स्थान नहीं है। दोनों ही लड़ाई में एकाग्रता होनी है, एकजुटता दिखानी है, श्रेय सिद्धांतों का पालन करना है। मुझे लगता है कि मेरी बात का असर होना चाहिए, मैं आशावादी हूँ, पर नहीं हुआ तो ये किसी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। आई टेक सम क्वेश्चंस। मैं मेंबर पार्लियामेंट की पार्टी नहीं देखता, आपकी समझ में आ गई? मेंबर पार्लियामेंट किसी भी पार्टी का मैं नहीं देखता। और 30 साल पहले मैं मेंबर पार्लियामेंट बना था। आप समझदार पत्रकार हैं, जब आप पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग देखेंगे तो उसमें मेंबर पार्लियामेंट की पार्टी कभी नहीं आती है। देखिए, वो मेंबर पार्लियामेंट के आगे कॉन्स्टिट्यूंसी लिखी रहती है, नंबर 1। नंबर 2, चुनाव के दौरान मैं नॉर्थ बंगाल में शायद अलीपुरद्वार में था। मुझे पता लगा कि मेरे साइड वाले कमरे में अलीपुरद्वार की जगह दूसरा स्थान भी हो सकता है। माननीय सांसद नुसरत जी रुकी हुई है और पता लगा कि वो चुनाव के दौरान, माइंड यू, ड्यूरिंग इलेक्शंस, वो सिलीगुड़ी जा रही हैं। तो मैंने मेरी एडीसी के माध्यम से उनको मैसेज भिजवाया कि आप जब सिलीगुड़ी जा रही हैं तो मेरे साथ हेलीकॉप्टर भी चलिए। समझ में आ गई आपको बात? पत्रकार आज के दिन ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार का प्रश्न पूछे, मैं लज्जित हूं। आपको पूछना चाहिए कि सर इतना भयानक काम हुआ, आप इलाके में लगाइए, लोगों के पांव काटे हैं, जानवरों के ऊपर हथियार चलाए गए हैं, उनके सामने बनाकर खाया गया है। क्यों मेरे से वो बातें कहलाते हो? तो दिल दहला देंगी। मैं समाज में कुछ संजीदगी चाहता हूँ, वातावरण को काबू में लाना चाहता हूँ। क्या रूलिंग पार्टी का कोई सफर है इस देश में आज के दिन? इस प्रांत में है क्या कोई? मैंने खुद देखा है, 1 दर्जन से कम लोग उस पार्टी के थे, राज्यपाल का कन्वे रोक लेते हैं। कल्पना कर सकते हो क्या? यदि अगर 1000 लोग भी विपक्ष के मुख्यमंत्री का रोकते तो 1000 के साथ क्या होता आप जानते हैं? मैं जानता हूं उन पर कोई एफआईआर नहीं होगी। आपको ये नहीं पता आज के दिन कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 144 जैसा वातावरण कर दिया कि राज्यपाल नहीं जा पाए? आपको शायद अंदाजा नहीं है। व्यवस्था में कह रहा हूं क्योंकि आपने प्रश्न पूछा। प्लीज चेंज योर माइंड सेट, डोंट गेट डिफ्लेक्टेड बाई दीज थिंग्स, वरना यही नैरेटिव आएगा दूसरा कि हाईकोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। आपके पास है तो मुझे दिखाइए। ये मेरा कहना है। जब से मैंने कहा कि मैं आसाम में जाऊंगा, सरकार का क्या प्रयास हुआ है आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने शुरू में आपको कहा, हर मौत चिंता का विषय है, हर मौत। मेरा यह दौरा पोस्ट पोल वायलेंस से कनेक्टेड है। उसका कारण है कि उस घटना को लेकर राज्य सरकार ने एसआईटी बनाई है। पहला तो ये फेक वीडियो का जो नैरेटिव है ना, ये पत्रकार लोग कृपया मुझसे न पूछें, क्योंकि जितने हालात आप जानते हो, आपकी आंखों के सामने जानते हो, मैं तो आज देख कर आया हूँ, पर आप तो मेरे से ज़्यादा देखते हो, मेरे से ज़्यादा जानकारी आपको है। आपको तो ये भी अंदाज़ा होगा कि घर में रहने के लिए कौन सा टैक्स देना पड़ रहा है, व्यापार करने के लिए कौन सा टैक्स देना पड़ रहा है, घर की औरतें कितना जुल्म सहन कर रही हैं। ये देखा आप लोगों ने। इसमें क्या फेक है? कहीं 2-3 फेक हो गए, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर मैं जानता हूँ राज्यपाल की हैसियत से, मैंने कलकत्ता पुलिस को मेरे संबंध में जो कहा उसको उन्होंने आज तक एक भी फेक डिक्लेयर नहीं किया है, जबकि मैंने कहा ये फेक है।
सरकार के कुछ बड़े नुमाइंदे, पार्टी के कुछ बड़े नेता आज भी राज्यपाल के लिए किस भाषा का उपयोग कर रहे हैं? लगातार कर रहे हैं, एक सीरियल जैसा काम कर रहे हैं। रही बात क्या आज की परिस्थिति में क्या विकल्प है, जो प्रश्न पूछा गया है, सार्वजनिक रूप से इस विषय पर मेरी कोई भी टिप्पणी करना अनुचित होगा, पर मैं ये निश्चित रूप से कह सकता हूँ, इन डिस्चार्ज ऑफ माई ड्यूटीज to protect, preserve and defend Constitution and to serve the people of state of West Bengal, मैं कोई कमजोरी नहीं दिखाऊंगा। मेरी जानकारी में आई नहीं, मैं तो हर जानकारी देता हूँ, आपने दी है निश्चित रूप से जानकारी करूँगा, पर जहाँ मैं गया वो नज़ारा बताता हूँ। एक के बाद एक घरों को देखा, लाइन लगाकर सबको तोड़ा गया, सबको डिस्ट्रॉय किया गया, ये मैंने आंखों से देखा है। जिस घर में मौत हुई है वहाँ मैंने उन बच्चियों की आंखों में देखा है। जिसके बाप के पांव तोड़ दिए गए, जिंदा है, उसकी दोनों बच्चियों को मैं फेस नहीं कर पाया। जहाँ मैंने कह चुका कि बहुत सी बातें मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा, पर जो कुछ मेरे को बच्चियों ने और महिलाओं ने बताया है, आई डोंट वांट टू शेयर इट विथ यू। आप जागरूक व्यक्ति हैं, हालात को समझिए। आज के दिन प्रजातंत्र पूरी तरह कलंकित है। 3 खास कारण हैं। पहला कारण, उन पर प्रहार क्यों हो रहा है, जो पीड़ित है, उन पर आक्रमण का आधार क्या है, उन्होंने कौन सा गुनाह प्रजातंत्र में किया है कि उनको मौत की सज़ा मिल रही है, मकान के लूट की सज़ा मिल रही है, मकान में आग देने की सज़ा मिल रही है, लड़की के साथ बलात्कार की सज़ा मिल रही है। कौन सा अपराध किया है? एक अपराध किया है कि उन्होंने अपने हिसाब से विश्व के सबसे बड़े डेमोक्रेसी में अपने वोट का उपयोग किया। यदि अगर वोट देने पर इस तरीके की सज़ा होगी, प्रजातंत्र कभी जीवित नहीं रहेगा, कभी जिंदा नहीं रहेगा। और प्रजातंत्र को मारने के लिए कोई भी आता है, उसको रोकने का आप और हम सबका कर्तव्य है, दायित्व है। और भारत के संविधान की यह मूल भावना है कि हम ऐसे किसी भी दुष्कर्म को आगे न बढ़ने दें, कुंठित करें। और मेरा इसमें जो उत्तरदायित्व है, आई विल डू इट थोरोली एंड कम्प्लीटली। सबसे पहले तो इन सर्च ऑफ सिक्योरिटी, जान बचाने के लिए, शरीर को बचाने के लिए, अस्मिता को बचाने के लिए, यदि अगर कोई अपने प्रांत से दूसरे प्रांत में जाता है या अपने गांव को छोड़कर कहीं और शेल्टर लेता है, ये 2 चीज़ हैं। पश्चिम बंगाल में भी हजारों लोग अपने घर छोड़कर कहीं और रहने हैं, कुछ उसमें प्रांत के बाहर हैं। इसको मैं बहुत ही कलंकित मानता हूँ। मैंने बड़ा प्रयास किया, पहले भी प्रयास किया, लोगों को मैसेज भिजवाया, और कुछ लोग आ गए। जो नहीं आए उनको कल मैं वचन देकर आऊँगा, वादा देकर आऊँगा, अश्योरेंस देकर आऊँगा, ताकि वो आएँ। क्यों कहता हूँ ऐसा? ये पीड़ा देश एक बार सहन कर चुका है। आप मेरे से ज़्यादा जागरूक हैं। देश के एक प्रांत में कुछ लोगों को प्रांत छोड़ना पड़ गया था। आप समझ रहे हैं ना? उस प्रांत में जब कुछ लोगों को प्रांत छोड़ना पड़ गया था तो बड़ी भारी समस्या हो गई थी। मैं नहीं चाहता कि पश्चिम बंगाल जैसे प्रांत में इस प्रकार के हालात की सीडिंग भी हो। दूसरा, मैं अपने आप को बहुत कुछ कहने से रोक रहा हूँ।
पर आपसे आग्रह करूँगा, आप अपनी आंखें खोलें, कानून से सुने और प्रजातंत्र में पत्रकारिता जो फोर्थ पिलर है उसका योगदान करें। अन्यथा कुछ और इस पर और इस विषय पर मेरा बहुत बड़ा चिंतन रहा है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि किसी भी समाज को पूरी तरह ख़त्म करने का सबसे आसान साधन है, उसमें न तो एटम बम की दरकार है न हथियार की दरकार है, आप उसके एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दीजिए। पश्चिम बंगाल में एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से पॉलिटिसाइज है। अब राज्य में नए मंत्री बने हैं, शिक्षा मंत्री, उनसे चर्चा करूंगा। मुझे उम्मीद है, देखिए प्रजातांत्रिक व्यवस्था का मूल आधार क्या है? मूल आधार है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति मिलजुल कर काम करें। मैं राज्यपाल की हैसियत से और ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की हैसियत से हमारे मेल मिलाप से काम चलेगा, हमारे आपसी विचार विमर्श से काम चलेगा। मैं बहुत कोशिश करता हूँ टकराव वो न करें, पर जब सब सीमा पार कर कर कहती हैं कि राज्यपाल सरकार की मुट्ठी में है, हम कहें बैठ जाओ तो बैठ जाओ, खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, आई एम नॉट अ पोस्ट ऑफिस, आई एम नॉट रबर स्टैम्प। और ये भी कह चुका हूँ, आई डोंट हैव फीट ऑफ क्ले। भारत के संविधान ने, जिस संविधान ने मुझे यह शपथ लेने का सौभाग्य दिया है कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ और जनता की सेवा कर सकता हूँ, तो निश्चित रूप से संविधान ने मेरे को ताकत भी दी है। तभी तो मैं आपके सामने हूँ आज के दिन। उन्होंने को कहना था, कह दिया उन्होंने। उनका प्रशासनिक आदेश भारत के संविधान के सामने निष्प्रभावी है। मेरा आग्रह रहेगा, वो चुनाव जीत कर आई हैं, उनको सकारात्मक सोच रखना चाहिए, जनता की भलाई के लिए सोचना चाहिए, प्रांत में शांति कायम करने के लिए सोचना चाहिए। वो किसी विशेष वर्ग की मुख्यमंत्री नहीं है, वो अपनी पार्टी की मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे प्रांत की मुख्यमंत्री है। उनका आचरण यही होगा कि वो पूरे प्रांत की मुख्यमंत्री है। जब एक भाई ने पूछा टीएमसी के बारे में, आपको अंदाज़ा नहीं है, मैंने टीएमसी के हर नेता को आउटरीच किया है, हर नेता को। नाम गिनाने लगूं तो डबल डिजिट में जाएगा। डरते हैं राज्यपाल से मिलते हुए, ये कंपन क्यों है, आप उनसे पूछिए। जितनी स्वतंत्रता से, बिना किसी परिणाम को ध्यान में रखते हुए आप अपने प्रथम सेवक राज्यपाल से प्रश्न पूछ रहे ना, कभी उधर भी आजमाइए या थोड़ा सा दिखाइए तो पता लगेगा कि हालात कितने भयावह हैं। टू प्ले, ये मीडिया की बदौलत है कि प्रजातांत्रिक मूल्य ख़त्म कभी नहीं हो सकते। यहाँ भी मैं समझता हूँ आप लोग ऐसा करेंगे। Engage into some soul searching at my request. Try to project the situation as it is, neither for nor against. इससे समाज का भला होगा, डेमोक्रेसी का फ़ायदा होगा और संविधान जिंदा रहेगा। थैंक यू सो मच।